इस नए और दिलचस्प तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू को छेड़ने वाले हैं वो बज़ाहिर तो बस एक आम सी बातचीत लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि नफ्सियात की दुनिया में इससे बड़ा और ताकतवर हथियार कोई और नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल इंटरव्यू की। अक्सर लोग इसे महज एक रस्मी मुलाकात या गपशप समझने की बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, मगर सच तो ये है कि क्लिनिकल फैसला साजी के लिए ये सबसे बुनियादी, सबसे ज़्यादा काम आने वाला और अहम तरीन आला है। तो आइए आज इस पूरे अमल की साइंस को ज़रा खोल कर समझते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम क्लिनिकल इंटरव्यू की दुरुस्त तारीफ को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस तरीके के आखिर फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद हम क्लिनिकल इंटरव्यूज़ की मुख्तलिफ इकसाम पर नज़र डालेंगे, फिर हम एतबारियत और दुरुस्तगी को मापने की साइंस को डिस्कस करेंगे, और आखिर में इंटरव्यू के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के कुछ तरीके सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, क्लिनिकल इंटरव्यू की तारीफ। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये महज बातचीत से कहीं ज़्यादा की चीज़ है। सबसे पहले तो जहन से ये गलत फहमी बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि क्लिनिकल इंटरव्यू कोई आम सी मुलाकात होती है। बिल्कुल नहीं। बेंगम और मोर की एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ज़बरदस्त तारीफ है जो इस पूरे अमल का निचोड़ पेश करती है। उन्होंने इसे एक मकसद के तहत की जाने वाली गुफ्तगू कहा है। दरअसल यही वो मकसद है जो इस इंटरव्यू की पूरी सिमत और दायराकार तय करता है। ये माहिर और क्लाइंट के दरमियान एक ऐसा राब्ता है जो आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, बिल्कुल किसी परत दर परत राज की तरह, ताकि मरीज़ की ज़िंदगी के उन रवैयों को समझा जा सके जो या तो उसके लिए शदीद तकलीफदेह हैं या फिर बहुत ही अहम हैं। इस पूरे अमल में एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि माहिर क्लिनिशियन कोई वकील नहीं होता जो जिरा कर रहा हो। मतलब ये कोई तफ्तीश थोड़ी है, बल्कि ये तो एक इंतहाई गहरा मुशाहिदा है। यहाँ मरीज की आवाज़ के उतार चढ़ाव और उसके बोलने की रफ्तार तक को बाकायदा नोट किया जाता है। साथ ही गैर लफ्जी इशारों पर नज़र रखी जाती है। मसलन मरीज की जिस्मानी हरकत क्या हैं, चेहरे के तासुरात कैसे बदल रहे हैं। एक और अहम नुक्ता यह है कि इंटरव्यू को अमूमन जांच के दूसरे तरीकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। दरहकीकत ये एक ऐसा कैनवस है जो तमाम नफ्सियाती तशखीसों के लिए एक बुनियादी सियाको सबाक और खाका फराहम करता है। आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा जल्दी से इस बात पर नज़र डालते हैं कि आखिर माहिर नफ्सियात क्लिनिकल इंटरव्यू के इस तरीके को इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी अफादियत को देखा जाए ना, तो इसके फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है। एक तो ये कि इस तरीक़ेकार पर बहुत कम खर्च आता है। फिर यह मरीज़ के ज़ुबानी और गैर लफ्ज़ी दोनों तरह के रवैयों का बेहतरीन अहाता कर लेता है। इसे किसी भी माहौल में कहीं भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये इतना लचकदार है कि इसे मरीज़ की फौरी ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। और सबसे कमाल की बात, बाकायदा थेरेपी तो दूर की बात है, अभी थेरेपी शुरू भी नहीं होती और ये इंटरव्यू ही इलाज करने वाले और मरीज़ के दरमियान एक ज़बरदस्त और मजबूत रिश्ता कायम करने की बुनियाद रख देता है। चलें, अब हम क्लिनिकल इंटरव्यूज़ की मुख्तलिफ अक़साम की तरफ आते हैं। हम 6 अहम फॉर्मेट्स का जायज़ा लेंगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ ये सामने आती है कि अगर माहिरीन की इस टूल बेल्ट को पूरा खोल कर देखा जाए तो इंटरव्यू कोई एक तरह की चीज़ नहीं है। इसका दायराकार बहुत ही वसी है। अलामात को समझने के लिए इनटेक एडमिशन, पस मंज़र जानने के लिए केस हिस्ट्री, नफ्सियाती कारकर्दगी मापने के लिए मेंटल स्टेटस, हंगामी सूरत हाल के लिए क्राइसिस इंटरव्यू, मखसूस बीमारी की निशानदेही के लिए तशखीसी इंटरव्यू, और बिल्कुल ठोस नताइज हासिल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स। मतलब एक पूरी दुनिया इसके अंदर। आइए ज़रा इनमें से कुछ को गरीब से देखते हैं। इनटेक इंटरव्यू शुरू ही एक सीधे सादे सवाल से होता है कि मरीज आखिर यहाँ आया क्यों है। इसका सबसे बड़ा मकसद वक्त बचाना और बड़ी बड़ी शर्मिंदगियों से महफूज रहना होता है। मिसाल के तौर पर ज़राए में एक बड़ा ही चश्मकुशां वाक़या बताया गया है कि अगर इनटेक दुरुस्त ना होना तो हो सकता है कि किसी सर्जरी के मरीज का गलती से नफ्सियाती इंटरव्यू शुरू हो जाए, या फिर अस्पताल में गलती से आने वाले किसी सेल्समैन को बिठाकर शख्सियत का टेस्ट थमा दिया जाए। एक मोहतात इनटेक इन ब्लंडर्स से बचाता है। और जब बात आती है केस हिस्ट्री की, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बसा औकात मरीज अपनी पुरानी और तकलीफदेह यादों की वजह से मालूमात छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं, और बस यहीं माहिर क्लिनिशियन की असल महारत काम आती है कि वो बातों ही बातों में असल हकीकत कैसे बाहर लाता है। अब जरा तसव्वुर करें कि गुफ्तगू के बीच में अचानक ये सवालात पूछ लिए जाएं, आज दिन क्या है, मुल्क का सदर कौन है, या 100 से शुरू करके 7 के फर्क से उल्टी गिनती गिने। तो ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। ये बड़ी गहराई से डिज़ाइन किए गए सवालात होते हैं जो फौरी तौर पर मरीज की याददाश्त, तवज्जो और हालात से आगाही को जांचते हैं। अगर कोई ये भी ना बता सके कि साल कौन सा चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो किसी शदीद जहनी मसले या डिमेंशिया की अलामत हो सकता है। इंटरव्यूज़ के 2 बिल्कुल मुतज़ाद अंदाज भी देखने को मिलते हैं।
एक तरफ क्राइसिस या बहरानी इंटरव्यू है, जो इमरजेंसी रूम या किसी सुसाइड हॉटलाइन पर होता है। यहाँ सूरत हाल लफ्जी तौर पर जानलेवा हो सकती है, इसलिए माहिर को बिल्कुल पुरसकून रहकर फौरी हिदायत देनी पड़ती हैं, और कभी कभी तो किसी की जान बचाने की खातिर मरीज की राजदारी का कानून भी तोड़ना पड़ जाता है। और दूसरी तरफ तशखीसी इंटरव्यू है, जिसका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें बहुत ही बारीक बीनी से मुशाहिदा होता है। माहिर क्लिनिशियन मरीज के चलने के अंदाज या उसकी गुफ्तगू में मौजूद गैर मामूली जोश व खरोश को देखकर क़यास करता है कि कहीं ये मैनिक स्टेट्स यानी इंतहाई जज्बाती और बेकाबू कैफियत का शिकार तो नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की। इस अमल में एक बाकायदा फ्लो चार्ट चलता है। क्लिनिशियन सबसे पहले एक बहुत ही वसी सवाल पूछता है, जैसे कि क्या कभी बेजा घबराहट या पैनिक महसूस हुआ है? अगर जवाब आता है हाँ, तो फिर माहिर एक मखसूस डिसीजन ट्री या फैसले के चार्ट पर चल पड़ता है। इसके बाद वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तफसीली फॉलोअप सवालात की एक बनी बनाई फहरिस्त के मुताबिक आगे बढ़ता है। इस कदर सख्ती और ज़ाब्ते का असल फ़ायदा ये होता है कि रिसर्च और मरीज़ की निगहदाश्त के लिए जो डेटा जमा होता है ना, वो 100% ठोस और काबिल भरोसा होता है। अब तक हमने अक़साम देखें, अब चलते हैं अपने चौथे हिस्से की जानिब, यानी एतबारियत और दुरुस्तगी को मापना, जो कि इस इंटरव्यू की असल साइंस है। हम सब जानते हैं कि एक गलत तशखीस के कितने तबाकुन असरात हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ रिलायबिलिटी या एतबारियत का तस्वुर समझना इंतहाई अहम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्या एक ही मरीज की तशखीस पर मुख्तलिफ जांचने वालों का आपस में इत्तिफाक है, या अगर कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा टेस्ट किया जाए, जिसे टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं, तो क्या नताइज वैसे ही आएंगे? अगर दो मुख्तलिफ माहिरीन एक ही मरीज को देखकर बिल्कुल अलग अलग नतीजे पर पहुंच जाएं, तो जाहिर है इसकी एतबारियत सिफर है। यही वजह है कि वो इंटरव्यूज जिनमें सवालात और स्कोर करने का तरीका पहले से तय होता है, उनकी एतबारियत कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा होती है। और ये वाली स्लाइड इस पूरे मसले को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है। यहाँ दो चीज़ों का मुआजना है। एक है इन्फॉर्मेशन वेरिएंस। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालात और किए गए मुशाहिदात में ही फ़र्क था, यानी दो क्लिनिशियंस ने सिरे से सवालात ही अलग पूछे। जबकि दूसरी तरफ क्राइटेरियन वेरिएंस है। यहाँ मालूमात तो एक जैसी मिल गईं, लेकिन मुख्तलिफ क्लिनिशियंस के दरमियान नताइज को स्कोर करने के पैमाने मुख्तलिफ थे। मियारी और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ बड़ी खूबसूरती से इन दोनों खामियों पर काबू पाते हैं, ताकि एक बिल्कुल मुस्तहकम और दुरुस्त असेसमेंट सामने आ सके। एतबारियत के बाद अगला मरहला आता है वैलिडिटी यानी दुरुस्तगी का। आसान लफ्ज़ों में, क्या इंटरव्यू वाकई वही चीज़ माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था? इसकी भी मुख्तलिफ अक़साम है। कंटेंट वैलिडिटी ये यकीनी बनाती है कि किसी मुतग़य्यर के तमाम पहलुओं का मुकम्मल अहाता किया गया है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी दूसरी मुतल्लक़ा चीज़ों के साथ दुरुस्त पेशगोई करने की सलाहियत मापती है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इस बात की तसल्ली करती है कि जिन चीज़ों का आपस में नज़रियाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके नताइज में भी कोई ताल्लुक़ ज़ाहिर ना हो। और आखिर में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन सब पहलुओं को एक बड़े मजमूई अमल के तहत यकजा कर देती है। तो इस तमाम साइंस को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। इंटरव्यू के मेयार को बेहतर बनाना और उसके बेहतरीन तरीकाकार क्या हैं। किसी भी क्लिनिकल अमल को बेहतर से बेहतर बनाना ही असल कामयाबी है। यहाँ नताइज की एतबारियत और दुरुस्तगी को बढ़ाने के लिए कुछ इंतहाई शानदार तजावीज़ हैं। पहली तजवीज़, जब भी मौका मिले हमेशा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ही इस्तेमाल किया जाए। दूसरी, अगर किसी खास मसले के लिए ऐसा इंटरव्यू मौजूद नहीं है तो फिर एक नया इंटरव्यू डिज़ाइन करने पर गौर किया जाना चाहिए। तीसरी बात, इंटरव्यू करने की जो बुनियादी महारतें हैं उनमें कमाल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। चौथी तजवीज़ ये है कि हमेशा इस बात से आगाह रहा जाए कि मरीज़ के जहन में इंटरव्यू के हवाले से क्या मकासद और तवक्कुआत हैं। और पांचवीं और शायद सबसे अहम बात, बतौर इंटरव्यू लेने वाले खुद अपने अंदर झांककर अपनी तवक्कुआत, अपने ज़ाती तासुबात और अपनी सकाफती अक़दार से मुकम्मल बाखबर रहना चाहिए, ताकि वो इंटरव्यू के नताइज पर असरअंदाज ना हो। और इसी आखिरी नुक्ते से एक बहुत ही ज़बरदस्त बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल पैदा होता है। अगर ये मान लिया जाए कि हर क्लिनिकल इंटरव्यू पर इंटरव्यू लेने वाले के अपने पोशीदा तासुबात और सकाफती अक़दार का कुछ ना कुछ असर तो होता है, तो क्या कभी कोई भी नफ्सियाती तशख़ीस 100% गैर जानिबदार यानी मुकम्मल तौर पर ऑब्जेक्टिव हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन इंतहाई मुनज़्ज़म साइंसी तरीकों में छुपे हुए इंसानी उन्सुर पर गहराई से गौर करने की दावत देता है। आज के इस मालूमाती जायज़े में हमारे साथ इस पूरे मौजू को खोजने का बहुत बहुत शुक्रिया।